नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव में गरीबी दूर करने पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जुगलबंदी तोड़ने की जरूरत। राज्य को चाहिए असम जैसा बदलाव। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव रद्द करने की कांग्रेस की मांग। गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पहुंचे चुनाव आयोग। क्रॉस वोटिंग पर समाजवादी पार्टी से 4 विधायक निलंबित। उड़ता पंजाब को एक कट के साथ हाईकोर्ट से मंजूरी। सेंसर बोर्ड को 2 दिन के भीतर सर्टिफिकेट देने के आदेश। वक्त के साथ बदलने की भी नसीहत। उधमपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। एक आतंकी ढेर, कई घायल। राज्य में 24 घंटे के भीतर दूसरा हमला। ऑरलैंडो गोलीबारी को राष्ट्रपति ओबामा ने बताया अमेरिका पर हमला। भारत समेत दुनिया भर ने की निंदा। आईएस ने ली जिम्मेदारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में गरीब हितैषी नीतियों के जरिए संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात कही है। बीजेपी ने 7 राज्यों में पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। इलाहाबाद में आज पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। इलाहाबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन पारित राजनीतिक प्रस्ताव में देश की राजनीति और आर्थिक दिशा पर चर्चा हुई। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। पार्टी ने कहा कि गरीबों को मजबूत करना केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसे समय सीमा में आखिरी नागरिक तक पहुंचाने का संकल्प प्रस्ताव में जताया गया है। देश का जनमानस अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं है, वो देश कैसे मजबूत हो रहा है, वो इसकी चिंता करता है। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सम्मान बढ़ाने की बात कही गई है। पार्टी के मुताबिक प्रधानमंत्री की नीतियों से दुनिया में भारत के विचारों और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रसार हुआ है। बीजेपी ने असम के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण में कार्यकर्ताओं के लिए 7 बिंदु पेश किए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी ओर हमारे विपक्ष बहुत कम होते जा रहा है। उनके हाथों में जिन राज्यों में सत्ता थी वो चली जा रही है। लोगों का उनके ऊपर का विश्वास कम होते जा रहा है। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को आर्थिक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की गई। असम में मिली शानदार जीत से उत्साहित होकर बीजेपी ने देश के बाकी पूर्वी राज्यों में भी अपनी जड़ें जमाने का फैसला किया है। लेकिन देश के राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। और ऐसे में एक बार फिर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार के द्वारा किए गए कामों के दम पर चुनाव मैदान में उतर रही है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, इलाहाबाद। बीजेपी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद में एक रैली की। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पार्टियों में जुगलबंदी है और हर 5 साल बाद दोनों पार्टियों के बीच सत्ता बदलती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही इन्हें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास नहीं होगा तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। विचार, कर्म और श्रद्धा, इसकी इस त्रिवेणी से हमने उत्तर प्रदेश को विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मां गंगा के आशीर्वाद चाहिए, ये त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद चाहिए। और बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में नवीन उपाध्याय हैं, राजनीतिक संपादक हैं पानियर से। नवीन, स्वागत है आपका। नवीन, इस पूरे राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसा क्या आपको लगता है कि जो कहा जा सकता है कि नया है, और उत्तर प्रदेश जहां पर
क्योंकि जानबूझकर शायद कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर वहाँ बैठक की गई चुनाव को देखते हुए। किस तरीके से जोड़ेंगे आप इसे? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जब बीजेपी की सरकार ये आई थी उस समय इसका मैसिव क्रिटिसिज्म हुआ था, इसलिए कि कहा गया था कि कॉर्पोरेट लोगों की सरकार है। और कुछ जो इसने डिसीजन लिए थे शुरू में, आपको ये स्पेशली लैंड बिल, उसको लेकर जिस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ था गवर्नमेंट का कि ये गवर्नमेंट पूंजीपतियों की सरकार है। इसके बाद बीजेपी के कुछ और कदम थे, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, ये सब जो नहीं हुए। लेकिन उसके बाद एक परसेप्शन अपोजिशन ने बनाने की कोशिश की थी ये सूट-बूट लोगों की सरकार है, सूट-बूट की सरकार। हाँ। ये गवर्नमेंट ने प्रयास किया है बहुत सीरियसली, और यूपी जैसे जगह में जहाँ काफ़ी गरीब लोग हैं, तो ये रेजोल्यूशन ला कर, और रेजोल्यूशन का थ्रस्ट है थ्रू आउट, अगर आप देखिएगा, ओरिएंटेड टुवर्ड्स पुअर, फार्मर, वीमेन, हर जो दबा कुचला समाज का है, ये रेजोल्यूशन उसके कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है इसमें। और साथ साथ बताया गया है कि क्या किया गया है 2 साल में। अगर आप पढ़िएगा इसको क्लोजली तो लगता है कि द इंटायर गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो टुवर्ड्स ओनली अपलिफ्ट ऑफ द पुअर एंड कॉर्पोरेटाइजेशन, चाहे मार्केट या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बैक बर्नर पर है। तो ये एक तरीके से अपीज करने की या उन लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश की गई है जो बीजेपी से ट्रेडिशनली दूरी बनाया चला गया था, ट्रेडिशनल वोटर। हमारे साथ विशाल दहिया जोड़ रहे हैं इस वक्त इलाहाबाद से, जो कि लगातार इस 2 दिन की कार्यकारिणी पर नजर बनाए हुए थे। विशाल, आपने क्योंकि लगातार वहां पर देखा, नेताओं से मुलाकात की होगी और ऑफ द रिकॉर्ड कई तरह की चर्चाएं सामने आती हैं। इस राजनीतिक प्रस्ताव को अगर हम यूपी चुनावों को ध्यान में रखकर देखें तो क्या कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, और क्या अभी भी बीजेपी की मुश्किल आपको दिख रही है जो कि वहां पर 2 दिन के बाद भी शायद सॉल्व नहीं हो पाई? तो अगर यूपी के नज़रिए से देखें और जो आगामी विधानसभा चुनाव है, खासतौर पे उसके नज़रिए से देखें, तो न केवल राजनीतिक प्रस्ताव बल्कि 2 दिन जो चर्चा हुई, चाहे वो जो पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई वो, या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक में अलग अलग प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, एक आर्थिक प्रस्ताव था, और उसके अलावा एक और प्रस्ताव था जिसमें बताया गया कि बीजेपी किस तरह से प्रेजेंट की पार्टी है और फ्यूचर की पार्टी है, यानी वर्तमान और भविष्य दोनों बीजेपी का है। और इस पूरे इन सब पूरे वाकयों को अगर यूपी के जो विधानसभा चुनाव उसके नजरिए से देखें तो एक चीज साफ होती है कविंद्र, वो ये कि पार्टी ने ये तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लिया जाएगा। और वह एग्रेसिव स्टैंड झलक रहा है न केवल इन पिछले 2 दिनों में, बल्कि पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से जो कई मुद्दों पर बयान आ रहे हैं वो भी, चाहे वो कैराना का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो, या फिर इससे पहले दादरी का मुद्दा हो। और जो एक स्ट्रेटेजी जो दिखाई दे रही है वो ये कि जो रूलिंग समाजवादी पार्टी है उसको लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जाएगा, और जो बाकी दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, उन दोनों पार्टियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जाएगा। तो अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग पैमाना तय किया गया है किस तरह से इन सब पार्टियों को बीजेपी एक अपने चक्रव्यूह में, व्यू रचना में फंसा सकती है, और किस तरह से वार किए जाएंगे, राजनीतिक वार किए जाएंगे, वो सब लगभग तय है। लेकिन मुश्किल जो आप कह रहे थे, मुश्किल इस वक्त बीजेपी के पास ये है कि चेहरा कौन हो पार्टी का। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चेहरे के ऊपर चर्चा नहीं की गई, चेहरे को तय भी नहीं किया गया। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि दावेदार बहुत हैं। उस पद के दावेदार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कई सारे नेता दावेदार हैं, राजनाथ सिंह से लेकर वरुण गांधी तक। और वरुण गांधी की बात करें तो यहां पिछले 2 दिनों में काफी शोर सुनाई दिया। जहां जहां वरुण गांधी गए, चाहे वो अपने होटल में गए हों या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिरकत करने आए हों, उनके पीछे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। बड़े नारे लगते रहे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, वरुण गांधी जैसा हो। और लगभग जितने पोस्टर यहां लगे हुए थे इलाहाबाद में पिछले 2 दिन से, उनमें से अगर ज्यादा नहीं तो लगभग 40% पोस्टर ऐसे होंगे जिन पे वरुण गांधी का चेहरा था और उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात थी। तो ये जो जिसे कहा जाए कि उठापटक, पार्टी की अंदरूनी उठापटक जो है कि कौन चेहरा बनाया जाए, उसके चलते ये थोड़ी सी देरी हो रही है। और शायद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से एक और चुनाव कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी के कंधे पर सवार होकर, उस पॉपुलैरिटी के साथ चलकर
और उसकी बिना पर और खासतौर पे जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, उसका जो कामकाज रहा है, उस कामकाज की बिना पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े, ऐसी भी नौबत आ सकती है अगर आने वाले 1 महीने या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि किसको चेहरा बनाया जाए, यानी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरे को उम्मीदवार की लेकर दावेदारी किसको सौंपी जाए अभी उत्तर प्रदेश में। पर्दा उठा नहीं है। बहुत शुक्रिया विशाल वहाँ से ताज़ा अपडेट देने के लिए। प्रवीण, जिस तरह से विशाल भी कह रहे थे, बहुत अहम है कि जो एक एजेंडा, जो राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें, उसमें तमाम बातें कही गई हैं। मैं फिर वही जो विशाल कह रहे थे कि मोदी साहब का चेहरा और जो अब तक की नीतियां हैं, दलित, पिछड़े, कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो काम हुए हैं उसके सहारे, यानी कि यूपी को लेकर वो उस तरह का एजेंडा नहीं दिख रहा है जो कि बयानों में नज़र आ रहा है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा दूरी दिखती है। देखिए, 2 चीज़ें स्पष्ट है जो कि बीजेपी का थ्रू आउट रहा है। एक तो डेवलपमेंट की बात करना, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, दे टॉक अबाउट डेवलपमेंट, लेकिन साथ साथ जो कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक जो, और अगर स्पष्ट रूप से कहिए तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स एक जो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं वो आ जाता है सामने। जिस तरीके से कैराना, चाहे मथुरा, चाहे कैराना के एपिसोड को जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा, लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एपिसोड है, और जिसको इसको एक इलेक्शन प्लैंक के रूप में आज पार्टी ने कहा है कि आप करें कि रणनीति दिखती कि फर्स्ट लाइन जो है वो डेवलपमेंट की बात करेगा और जो सेकंड लाइन दोनों एक हिंदुत्व, एक मुद्दा हिंदुत्व का और दूसरा डेवलपमेंट का। यूपी इन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि यूपी में हिंदुत्व का ऑब्सर्जेंस रहा है, जिस तरीके से अयोध्या रहा है। अयोध्या को ये सामने नहीं ला सकते हैं क्योंकि मंदिर को बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई, मामला कोर्ट में है और बीजेपी ने कुछ कहा किया भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अखलाक का मुद्दा हो या कैराना का मुद्दा हो, इन मुद्दों को अधिक हाईलाइट किया जाएगा बनिस्बत डेवलपमेंट का, इसलिए कि डेवलपमेंट की आप कुछ भी कोई भी बात करें, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये पहुंच नहीं पाता है लोगों के पास। लोगों के लाइफ 2 साल में चेंज नहीं हो पाते हैं, आप कितना भी क्लेम कीजिए, लेकिन ये डेवलपमेंट एक नारा के रूप में रह जाता है। इट डज नॉट चेंज पीपल्स लाइफ इन 2 ईयर्स। तो हमारा मानना है कि भावनात्मक मुद्दे जो हैं उनको अधिक इलेक्शन में सामने रखा जाएगा। बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल, कमजोरी है, फिर मुश्किल क्या है, क्या फ्रंट है जहां पर मुश्किल दिखती है बीजेपी की? लीडरशिप, जैसा आपके संवाददाता ने बताया कि लीडरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, और स्पष्ट रूप से कोई लीडर नहीं दिखाई दे रहा है। कहा कि राजनाथ सिंह भी रिलक्टेंट है, और मेरा जहां तक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और अमित शाह भी, वो लोग आर्म ट्विस्टेड नहीं होंगे वरुण गांधी जैसे लोगों से। तो वो अगर आज के दिन में कंसीड कर जाते हैं वरुण गांधी को सामने लाना, तो इसका मतलब है कि वो आर्म ट्विस्ट किया वरुण गांधी ने, वो बीजेपी का प्रेजेंट लीडरशिप कभी नहीं तैयार होगा। तो मेरा अपना मानना है कि ये तलाश जारी रहेगी, और कोई स्पष्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है सामने कोई। क्या फाइनली बीजेपी, कई बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन मिस्टर अमित शाह के सामने रखे लास्ट 2 इंटरेक्शंस में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आसाम में जिस तरह की स्ट्रेटजी हम लोगों ने अपनाई, नॉट नेसेसरली वही यूपी में हो, हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए कहना डिफिकल्ट है जल्दबाजी में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से मुलाकात कर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही फिर से चुनाव कराने की मांग की। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद आर.के. आनंद 14 वोट रद्द होने की वजह से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा से हार गए। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि गलत स्याही के इस्तेमाल के चलते इन विधायकों के वोट रद्द किए गए। इस बीच चुनाव आयोग ने इस मामले में रिटर्निंग अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।
वहीं उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के पिछले दिनों हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में 4 विधायकों को निलंबित कर दिया है। ये विधायक हैं बुढ़ाना से नवाजिश आलम खान, डिवाई से भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित, शिकारपुर से मुकेश शर्मा और गोपमऊ से श्याम प्रकाश। It is not a question of Arkanan winning and losing. It is a question of fraud played of the Constitution. ये तो आप जिसके पास कोई नंबर नहीं होगा वो अपना पेन उठा के दूसरा पेन लगा लेगा और बाकी सबके वोट इनवैलिड करेगा। आप अगर बूथ में जाएंगे तो आपको कैसे पता है कि ये जो पेन दिया है ये इलेक्शन कमीशन का पेन है कि नहीं है? ये पेन कोई इससे लिखा तो नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और संविधान और जो इलेक्शन का प्रक्रिया है उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। पंजाब में ड्रग्स समस्या के लिए कांग्रेस ने सत्तारूढ़ अकाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के जालंधर में धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके खात्मे पर जोर दिया और उसके लिए उन्होंने पुलिस को ज्यादा शक्तियां देने की वकालत की। नशे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने पंजाब के जालंधर में धरना दिया। इस मौके पर उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर पंजाब अच्छा भविष्य चाहता है तो ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को भी बड़ी समस्या बताया। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, दूसरे तरफ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। मोदी जी ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, बादल जी ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। पंजाब में सिर्फ एक बिजनेस में आसानी है और वो है ड्रग्स का बिजनेस, और उस बिजनेस की रक्षा अकाली दल के नेता करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस को ज्यादा अधिकार देकर ही ड्रग्स की समस्या को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार पर गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। कि अगर आपको ड्रग प्रॉब्लम हटाना है तो आपको पुलिस के हाथ खोलने हैं, आपको अच्छे अफसरों को सही जगह डालना है और खराब अफसरों को हटाना है, और ये काम अकाली दल नहीं कर रही है। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी पंजाब का दौरा कर किसानों से जुड़े मुद्दे उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म उड़ता पंजाब को पास कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC को 2 दिन में फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए कहा है। CBFC ने फैसले पर स्टे मांगा लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि CBFC को फिल्मों को सेंसर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उड़ता पंजाब के रिलीज को मंजूरी दे दी है। अदालत ने एक सीन काटने और फिल्म में 3 संशोधित डिस्क्लेमर देने का आदेश दिया है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड के 12 दूसरे कट कोर्ट ने खारिज कर दिए। यूरिनेटिंग सीन जो है वो हम लोग ने खुद अग्री किया है डिलीट करने को। जो शॉट है यूरिनेशन का वही सब डिलीट हुआ है, बाकी कुछ नहीं। सी द डिस्क्लेमर्स आर द फॉलोइंग: A, that we are not propagating the use of drugs. 2, we are not putting any state in any particular bad light. 3, we do not promote the use of any cuss words. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान CBFC की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि फिल्म में पंजाब को बदनाम करने या देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने जैसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ड्रग्स की समस्या पर बनी है। सिनेमेटोग्राफ कानून में सेंसर जैसा शब्द नहीं है। फिल्म में काट छांट संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक होनी चाहिए। I think it's a judgment for the whole industry, not for us. So awesome on behalf of the industry. उन्होंने इंटरप्रिटेशन जो किया है वो सही इंटरप्रिटेशन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए आप सर्टिफाई करेंगे कोई पिक्चर को। द हाई कोर्ट जजमेंट इज नॉट ओनली वन ऑफ ग्रेट मैच्योरिटी एंड इंटेलिजेंस बट इट्स ऑल्सो अ वेरी वाइज जजमेंट। कोर्ट ने यह भी कहा कि रचनात्मक आजादी में बेवजह अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के मुताबिक फिल्म को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि उसके संवाद और गाने जैसे खांचों में बांटकर। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को सलाह दी कि वो बुजुर्गों की तरह व्यवहार नहीं करके समय के साथ खुद को बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज आतंकियों ने CRPF को निशाना बनाकर हमला किया। खुद इलाके में चेकिंग के दौरान आतंकियों ने हमला किया। हमले में 3 जवान घायल हुए हैं जबकि एक आतंकी के मारे जाने की खबर है।
हमले में घायल जवानों को हॉस्पिटल ले जाया गया। आतंकी कश्मीर के राज्य परिवहन की बस में बैठकर जम्मू जा रहे थे और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और बस में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मथुरा हिंसा में शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मुकुल द्विवेदी के परिजनों को हर तरह की मदद करने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि किसी भी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और न ही इसका मौका मिलना चाहिए। 2 जून को मथुरा के जवाहर बाग में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और दंगाइयों के बीच हुई हिंसक झड़प में सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। मैं समझता हूं जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत सारे जितने भी पहलू हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत सी बातें आई हैं, उन तमाम बिंदुओं को भी मैं समझता हूं जुडिशियल इंक्वायरी करेगी और देखेगी। लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ है। मई में ये बढ़कर 5.76% पर पहुंच गई। अप्रैल में ये 5.47% थी। मई में खाने पीने के सामान और सब्जियां महंगी हुई और अप्रैल के मुकाबले सब्जियों की महंगाई दोगुनी से भी अधिक होकर 10.77% पर पहुंच गई। वहीं अंडे की कीमत भी अप्रैल के 6.64% के मुकाबले 9.13% हो गई और इस वजह से खाद्य महंगाई दर 7.55% पर पहुंच गई। मांस, मछली, दूध और इसके साथ ही दूसरे उत्पाद और फल भी महंगे हुए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज प्लेनेट हार्मनी परियोजना पर काम कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इसके तहत पूरे देश के स्कूल कॉलेजों के छात्रों का चयन कर पर्यावरण से लेकर नक्षत्र के बारे में जानकारी दी जाती है। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्रों से विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की और छात्रों ने उपराष्ट्रपति को परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत और घाना के निजी क्षेत्र के बीच रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सरकारी परियोजनाओं के अलावा भी संबंध मजबूत होने चाहिए। भारत घाना बिजनेस फोरम की बैठक में राष्ट्रपति ने बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां छोटे और मझोले उद्योगों के साथ बड़ी कंपनियां भी हैं और भारत ये अनुभव घाना के साथ बांटने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों की कंपनियां साझेदारी कर सकती हैं और इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। अमेरिका के ऑरलैंडो में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे नफरत की कार्रवाई करार दिया। हमले की भारत समेत पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। अमेरिका राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन ने गोलीबारी की घटना के बाद चुनाव प्रचार स्थगित कर दिया है। ऑरलैंडो के गे नाइट क्लब में हुए हमले से अमेरिका समेत पूरी दुनिया सख्ते में है। रविवार को एक सिरफिरे ने अंधाधुंध फायरिंग कर 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इतने ही लोगों को घायल कर दिया। 9/11 के बाद अमेरिकी इतिहास में ये दूसरा बड़ा हमला है। हमलावर की पहचान 29 साल के उमर मतीन के रूप में हुई है। वो ऑरलैंडो के दक्षिण में सेंट लूसी काउंटी के फोर्ट पियर्स शहर का रहने वाला था। We're gathering a lot of information right now, so we want to share as much as we possibly can. The individual believed to be responsible for the terror attack at the Orlando Club Pulse early Sunday morning has been identified as Omar Mir Sadiq Martin, age 29, an American citizen born in New York. हमले के बाद अमेरिका ने समलैंगिकों से जुड़े क्लबों और संस्थाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बेगुनाह लोगों का भीषण नरसंहार करार दिया है। साथ ही उन्होंने इसे अमेरिका पर हमला बताया। We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people. What is clear is that he was a person filled with hatred. Over the coming days, we will uncover why and how this happened, and we will go wherever the facts lead us. हमले की भारत, चीन और जर्मनी समेत दुनिया भर में निंदा हो रही है। 中方反对一切形式的暴力恐怖行为，我们对遇难者表示沉痛的哀悼，向伤者和受害者。Unser Herz ist schwer. Ich denke, ich sage das auch im Namen aller, die aus Deutschland hier zu Gast sind, dass der Hass und die Bösartigkeit eines einzelnen Menschen über 50 Menschen das Leben gekostet hat.
Und wir sind fest entschlossen, auch wenn अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के इस्तीफे की मांग की है। इससे पहले शुक्रवार को एक थिएटर में एक बंदूकधारी ने गोली मारकर गायिका क्रिस्टीना ग्रीमी की हत्या कर दी थी। इस हमले ने अमेरिका में गन कल्चर पर बहस को और तेज कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने भी कानून में बदलाव की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ होने वाला F-16 लड़ाकू विमान का करार खत्म करने का ऐलान किया है। विदेश सचिव एजाज चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय तनाव के बीच पाकिस्तान ने उसकी धरती पर होने वाले अमेरिकी ड्रोन हमले बंद करने की मांग की है। माना जा रहा है कि अब इस्लामाबाद अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए रूसी या फिर चीनी लड़ाकू विमानों पर विचार कर सकता है। भारत ने जिम्बाब्वे के साथ वनडे सीरीज जीत ली है। हरारे में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और पूरी टीम 34.3 ओवर में 126 रन ही बना सकी। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम ने 23 ओवर शेष रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से माथी रायडू ने 41 जबकि करुण नायर ने 39 रन बनाए। युजवेंद्र चहल को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सोमवार को चारा घोटाला मामले में सीबीआई अदालत में पेश हुए। उन्हें दुमका कोषागार से बेतरीके से 3 करोड़ रुपए ज्यादा की रकम निकालने के बारे में पूछा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल बुलबुल गोधियाल ने दलील दी कि जांच के लिए पहले ही न्यायिक कमीशन का गठन किया जा चुका है। बिहार फर्जी टॉपर मामले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बच्चा राय वैशाली के विशुनराय कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, जहां से विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुलबर्ग नरसंहार मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत 17 जून को फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने दोषियों को उम्र कैद की मांग की है और इस मामले में 24 लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 75 मामलों की जांच दोबारा शुरू की जाएगी। इन्हें पीड़ितों के उपलब्ध न होने या सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था। एसआईटी इनकी जांच करेगी। जोधपुर के महावीर नगर से सोमवार को पायलट ट्रेनिंग के दौरान वायुसेना का MiG-27 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड को सोमवार को 19 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। ग्रीन पार्क के उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के शो के दौरान भीषण आग लगी थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 239 अंक गिरकर 26,339 पर बंद हुआ और निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 8,110 पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष नागरिकों की हत्याएं रोकने का संकल्प लिया है। हसीना ने कहा कि उनकी सरकार इसके लिए जरूरी कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश सरकार ने इसके लिए विदेशी जांच एजेंसियों से भी सहयोग मांगा है। चीन के जिंगाक्षी प्रांत में ट्रक और मिनी वैन की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 2 नवजात शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक एक्सप्रेसवे में दाखिल होने जा रहा था और इसी दौरान वहां से गुजर रही मिनी वैन ट्रक से टकरा गई।